गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आइए जी, आइए अपने हाल सुनाइए। आइए जी, आइए अपने हाल सुनाइए। प्रणाम जी, प्रणाम। जिनके आगे मशाल लगी हुई है आइकॉनिक वाले हैं क्या? फिर क्या? फिर क्या चक्कर है? कुछ अपडेट है? तो दो आईडी वाले, सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? कॉम्बेट वाले आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है मशाल से लड़ने की, आपके कंधों पर। अनअकैडमी ने मैंडेटरी अपडेट डाल दिया। ई तो होना ही था। धीरे धीरे बेटा पहले चस्के लगाएंगे आपको। मेरा तो पल पल दिख रहा है, कोई अनअकैडमी को चैन नहीं है। आइकॉनिक वालों पे ही आ रहा है शायद, पता नहीं। चलो, आंटी का तो नहीं आ रहा, इन्होंने अपडेट नहीं की होगी। हेलो जी, हेलो, कैसे हो जी, कैसे हो? मजे आ रहे हैं मुझे? बोलो बोलो, हाँ हाँ मेरे मजे आ रही हैं। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों? जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों? सही बात। सत्य वचन बच्चों, सत्य वचन। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आइए जी, आइए, पधारिए जी, पधारिए, विराजिए जी, विराजिए। लेट मी एड द फाइल फर्स्ट, देन वी विल हैव अ डिस्कशन टुगेदर। पतले लग रहे हो, नहीं तो मैं हो गया पतला। आपके मुंह में घी शक्कर, लड्डू पेड़े खाओ और जीवन के आनंद उठाओ। लड्डू पेड़े खाओ और जीवन के आनंद उठाओ। बच्चों, क्या आपने कभी लड्डू पेड़े खाए हैं? क्या बच्चों आपने कभी लड्डू पेड़े खाए हैं? बोलो जल्दी जल्दी। खाए हैं क्या लड्डू पेड़े? बहुत बढ़िया। चलो जी, आज जरा 530 को खत्म किया जाए, और 530 जब बेचारा खत्म होगा तो फिर शुरुआत होगी नई बात की, और बातों से बात निकलेंगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टेंशन तो है ही नहीं। अच्छा, डाउट बहुत सारे लाओ। स्वेट को हिंदी में कहते हैं पसीना। बाबा जी क्यूट स्माइल ने मुश्किल कर दिया लड़कियों को जीना। ये कैसी बात लिख रहा है? पढ़ना है हमारा पहला काम, बाबा का सुंदरता का दूसरा नाम। ही तो आगे नहीं पढ़ता मैं इसको। गाना बजने पे नाचो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये तो अलग ही कहानी लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया। बाबा के लेक्चर में साथ में ज्ञान ले जाए, उसको खाना खिलाए, एकदम चल लाए। ये सबके सब ब्लॉक होने वाले बच्चे। ये जहां जहां जिसको मैसेज करते हैं सब ब्लॉक कर देते हैं इनको। एक महीने झेल रहा हूँ, वरना तो क्या बताऊं। बस मैं भी करता हूँ, सही बात। अरे अब इतना झेल लिया, कुछ देर और झेल लेते हैं भला। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों? क्या लेकर आए थे और क्या जाएंगे? रह जाएगा वो जो होगा सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली। चलो जी, कांचा चीना। बहुत बढ़िया बच्चों। सबसे पहले आज हम 530 की बात करेंगे, और 530 में जब बात होगी तो बात दूर तक जाएगी, और दूर तक तो बात हम पिछली क्लास में ले गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए, ऐसा प्रतीत होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, भगवान मिला दे बाकी आप सबका। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक आपको बताया इस चैप्टर से एडवांटेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बताया, वो इंपॉर्टेंट है। एक आपको कह रहा हूं ये फैक्टर पढ़ा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट है सर? और हाँ, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहां से लगता है। ठीक है, चलिए देखो जी, ये सैंपल साइज वाला पॉइंट क्या होता है समझिएगा ध्यान से बात को। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बच्चों, कोई बच्चा बदमाशी नहीं करेगा, वरना वरना उसको वर्चुअल पिटाई पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो। डन 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 डन। देखो, एक बात तो ध्यान रखिए आप, सैंपल साइज को डिसाइड करते वक्त ऑडिटर शुड बी वेरी कॉशियस। क्योंकि सर अगर सैंपल साइज बड़ा हुआ तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, और सैंपल साइज बहुत कम हुआ तो ओपिनियन खराब हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा तब भी सैंपलिंग रिस्क है, सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तब भी सैंपलिंग रिस्क है। तो सैंपलिंग रिस्क तो दोनों केस में होगा। इफ द सैंपल साइज इज हायर, इवन देन यू हैव टू पे द सैंपलिंग रिस्क, एंड इफ द सैंपल साइज कंपैरेटिवली लोअर, आपको वहां भी सैंपलिंग रिस्क मिलेगा। तो सर एक बात ध्यान रखिए, कुछ हुआ नहीं था, कैमरे की वायरलिटी लैग नहीं होता हमारी क्लास में, भगवान की तरह से लैग। चलिए, सैंपल साइज, सर सैंपल साइज, चुप कर, सैंपल साइज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द सैंपलिंग रिस्क। क्योंकि सर एक बात ध्यान रखिए, सैंपल साइज बड़ा लिया तब भी सैंपलिंग रिस्क है, इनफेक्टिव वाली ओपिनियन आएगी। सैंपल साइज बहुत कम लिया तब भी सैंपलिंग रिस्क है। तो सैंपलिंग रिस्क तो है सर, सैंपलिंग रिस्क तो है ही, दोनों ही केस में सैंपलिंग रिस्क। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि सैंपलिंग, सुना, कि सैंपल साइज लार्जर लेना है या स्मॉलर। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे कि सैंपल साइज लार्जर लेना है या स्मॉलर। मैं समझा रहा हूं आपको, ये समझना मेरे हिसाब से दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से इन दिस चैप्टर। ठीक है, देखिए समझने वाली बात है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है इसके अंदर। जो आपने कल पढ़ा वो दैट वाज द हाइट, यू कैन से द प्रोजेक्शन एंड ऑल। ठीक है, समझिए सर, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ऑडिटर्स रिस्क ऑफ एमएम। एक बात बताओ मेरे भाई,
सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ऑडिटर के हिसाब से रिस्क हाई है तो सैंपल साइज लार्जर लेना चाहिए या स्मॉलर? बहुत सिंपल है, मेरे क्वेश्चन का आंसर देते चलना। अगर ऑडिटर के हिसाब से हाँ रिस्क हाई है तो छोटे सैंपल साइज में कुछ नहीं होगा सर, सैंपल साइज मस्ट बी लार्जर, देयर मस्ट बी लार्जर सैंपल साइज, लार्जर सैंपल साइज। ठीक है, और बताइए सर, और सुनिए। ऑडिटर अगर ज्यादा एश्योरेंस चाहता है, ऑडिटर अगर ज्यादा एश्योरेंस चाहता है, ठीक है, ऑडिटर्स एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ऑडिटर को लगता है चलो यार एब्सोल्यूट तो नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम हाई लेवल एश्योरेंस ले लूं। एक बात बताओ, हाई एश्योरेंस के लिए अगर एश्योरेंस हाई चाहिए तो सैंपल साइज बड़ा ड्रॉ करना होगा या छोटा? क्या छोटा सैंपल साइज कभी भी आपको हाई एश्योरेंस दे पाएगा क्या? क्या छोटा सैंपल साइज कभी आपको हाई एश्योरेंस दे पाएगा क्या? अच्छा, और बताइए सर, ये क्या हुआ? एक मिनट भाई, पूरी डिटेल आ रही है इसमें बच्चे के क्लिक करने में। बच्चों को भी बना दिया, मास्टर है जिनकी मशाल जल रही है, जिनकी मशाल जल रही है मास्टर है, मंजूषा एडवांस्ड में। एक मिनट को, अब जैसे नीरज का लिखा हुआ प्लस सेंस में 2021, इन्होंने 379 मिनट्स वॉच किए आज। 30 का टारगेट होता है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओहो, दिन की परफॉर्मेंस आ गई। शिल्पा ने 10 में से एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ही। यथार्थ ने 80 मिनट का टारगेट था इसका, इसके 290 मिनट देखे हैं और 10 में से 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मोहित ने 30 में से 23 मिनट देखे, 10 में से 0 क्वेश्चन। किसी और को डिटेल चाहिए तो फटाफट से गूगल पे करो, हर बच्चे को डिटेल मिलेगी 500 रुपए में, जैसे होता है सिविल स्कोर, यहाँ है बच्चे का स्कोर। ठीक है, इसके लिए एक अलग से क्लास शेड्यूल करवाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो यार इससे तो हमें पता लग जाएगा कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है। जहां पे बच्चा उल्लेख करेगा, मैं एक मिनट आज का इतिहास निकालता हूँ। रितेश आज देखें 537 मिनट, तो काफी बढ़िया है। 10 में से 0 क्वेश्चन, पता लगा कितनी पढ़ाई की है। माउंटेन ड्यू 222 मिनट देखें, 10 में 0 क्वेश्चन, और भी बहुत परफॉर्मेंस की है भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया, मुझे रुचि होगी। दिलशाद कह रहे मेरा भाई, रेटिंग तो बढ़िया आपकी होगी, 239 मिनट, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। रैंकिंग भी दी हुई भाई, रैंकिंग भी दी हुई है। शहजाद की रैंकिंग नहीं मिली, नीरज की रैंकिंग नहीं, चलो बढ़िया है। सिमरन की रैंकिंग नहीं, 283 मिनट्स, बढ़िया। हाँ, आपका अच्छा निकल आएगा सारा, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, मौज लो जीवन की, सबकी कहानी अभी निकलेगी। नीरज नवंबर 21 से प्लस में, ज्यादा उम्र नहीं आपकी प्लस में, 283 मिनट देखा है आपने, 0 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो जी, डन, आगे बढ़ते हैं। इस पे एक अलग क्लास रखेंगे। आई थिंक आई एम बीसी 1 लाख होने वाले हैं। चलो मौज लो जीवन की। चलो जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप मास्टर बन गए हो 3000 बाफर रैंक के साथ। अरे चलो पढ़ाई करो, मैम साइन 284 मिनट देखें, अपडेट कर लो, जिनकी रैंक नहीं आ रही उनकी आ जाएगी। चलिए, ऑडिटर अरे आ जाएगी, आपकी ऐप में भी तो आएगी ना, आपकी ऐप में भी आएगी, आपको भी अपनी ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, चलो नहीं, हाँ, ऑडिटर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, और बताओ सर, पता नहीं भाई सर, और बताइए और कौन से फैक्टर सैंपल साइज को इन्फ्लुएंस करेंगे, और कौन से फैक्टर? अगर ऑडिटर को दूसरे प्रोसीजर पे ज्यादा भरोसा है, जैसे कि थर्ड पार्टी एविडेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, अभी बंद कर दो बातचीत। अगर ऑडिटर को दूसरे प्रोसीजर पे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर पे ज्यादा भरोसा है, तो फिर यहाँ पे सैंपल साइज कम लेगा ज्यादा, यहाँ कंपैरेटिवली स्मॉलर सैंपल साइज होगा, यहाँ कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज होगा। अच्छा बताओ, ऑडिटर को लगता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, अब देखो ऑडिट कर रहा है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी ना। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई है, हाई, बताओ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई है, तो स्मॉलर सैंपल साइज लेगा, लार्जर सैंपल साइज लेगा? लार्जर सैंपल साइज। अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉपुलेशन में चेंज आता है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करते हैं तो पॉपुलेशन में चेंज आने से सैंपल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी बात सुनना, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में एडवांटेज आपने देखा भी होगा कि पॉपुलेशन अगर बदलती भी है तब भी सैंपल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देयर विल बी नेग्लिजिबल इफेक्ट, ना के बराबर, इससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, नेग्लिजिबल इफेक्ट। सर टीओसी के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, मैं आपको बताऊं, सुनना, जहां जहां मिस स्टेटमेंट है वहां वहां डेविएशन हो जाएगा, जहां जहां मिस स्टेटमेंट है वहां वहां डेविएशन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, बहुत सिंपल, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, यहां पे मिस स्टेटमेंट, यहां पे वो। ठीक है, ये देखिए, जितना हाई एश्योरेंस चाहिए, मैं भी की बात कर रहा हूं, ठीक है, उतना सैंपल साइज इंक्रीज करेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट जितना ग्रेटर होगा, सैंपल उतना इंक्रीज करेगा। जितना भरोसा दूसरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे होगा, सैंपल साइज उतना डिक्रीज करेगा। जैसा आपका असेसमेंट होगा, अगर हाई असेसमेंट है इसका, तो सैंपल साइज आपको बढ़ा देना पड़ेगा। बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट के बारे में है, यहाँ पे डेविएशन के बारे में होगा। ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मैं लिख दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैंपलिंग यूनिट्स बढ़ती भी है, चाहे यहाँ बढ़े और चाहे यहाँ बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, सैंपलिंग यूनिट्स बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अच्छा ये ना बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी गोइंग, और इसमें नंबर नहीं करेंगे क्योंकि 5-6 पॉइंट्स पूछा, 5-6 पॉइंट लिखने हैं आपको, आप बड़े स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन्होंने टेबल में डाला, हमने टेबल बनाया इसको प्रॉपर तरीके से, उसको और सिंपलीफाई करें, समझने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, नहीं यार सीधे क्वेश्चन आता है इसमें,
ठीक है ना, 5 4 नंबर का ऐसा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर आप ज्यादा मिस स्टेटमेंट को टॉलरेट कर सकते हो, अगर टॉलरेबल रेट हाई है, हाई, तो सैंपल साइज कम भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉलरेबल रेट हाई है तो सैंपल साइज कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जितनी टॉलरेंस हाई होती है उतना कम भी चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट पे, टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट पे। अगर टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई हुआ तो सैंपल साइज कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, कम। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आपको एरर तो बनानी नहीं है, आप एग्जाम में उसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। हायर द आरएमएम फुल फॉर्म में, लार्जर सैंपल साइज, हायर द एक्सपेक्टेशन ऑफ एश्योरेंस, लार्जर सैंपल साइज, हायर द लाइंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लोअर सैंपल साइज, हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ स्टेटमेंट, लोअर सैंपल, हायर सैंपल साइज, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना जरूर है, रेड वाला, रेड वाला लिखना जरूर है। मैं बोलूँ तो ज्यादा लिख दूंगा लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करना कि जब इसे नोट करो ना क्लास के बाद, तो उसे इसे ऐसे भी लिख लेना और एक लाइन में नीचे वैसे लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसे ऐसे लिख लेना और तीसरे कलर का पेन हो तो उससे नीचे ऐसे लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, ठीक है। अच्छा अब कहां थे भाई, अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर है, स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर है, मैंने कल पढ़ाया था आपको कि पहले 10 चीजें चेक कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद हमने 8 ही चेक की, लेकिन फिर भी हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक कर लिया, हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक कर लिया। तो अगर स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर होगा तो सैंपल साइज कैन बी डिक्रीज्ड, अगर स्ट्रेटिफिकेशन प्रॉपर होगा सैंपल साइज कैन बी डिक्रीज्ड, ठीक है। सो यू कैन से डिग्री ऑफ appropriateness of the stratification of the population, the stratification of the population, बताइए जितनी ज्यादा appropriate होगी आपकी stratification, higher the appropriateness of the stratification, the sample size will be comparatively reduced, ठीक है। बात आ रही समझ में, चलिए अब यहाँ पे टीओसी में कुछ बचता नहीं है, मैं सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है। टीओसी के अंदर ऑडिटर्स, हाँ ये दोनों में एक पॉइंट मिसिंग है, ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ, ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ, बताइए रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल और डेविएशन, ठीक है। जल्दी बताओ, जितना हाई रिस्क होगा सैंपल साइज कैसा लेना पड़ेगा, हाई रिस्क जल्दी बोलते जाओ, सैंपल साइज विल बी हाई। अच्छा ये बताओ, ऑडिटर ज्यादा एश्योरेंस चाहता है डेविएशन को लेकर, कि नहीं जी मैं तो इंटरनल कंट्रोल बढ़िया चेक करूंगा, बढ़िया एश्योरेंस दूंगा, तभी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल, हायर द एश्योरेंस लार्जर विल बी द सैंपल साइज, ठीक है। तीसरा बताइए, तीसरा है सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, आपको जितनी ज्यादा डेविएशन की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रेट जितना हाई होगा सैंपल साइज उतना हाई लेना पड़ेगा, ठीक है। और इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन सैंपलिंग रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन, अगर कोई बदलाव होता है तो देयर विल बी नेग्लिजिबल इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, आप टीओटी ध्यान रखो, आप टीओटी ध्यान रखो, टीओसी अपने आप बनेगा, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है जी। हायर द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, स्मॉलर विल बी द सैंपल साइज, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े बच्चा, पढ़ी टी और टीओटी, टीओसी और टीओटी, टीओसी टीओडी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। आरंभ है प्रचंड, मस्त कॉम्पिटिशन, सही बात, जीत की गुहार दे, कोई दिक्कत नहीं। पायलट कह रहे रिलायंस वाला पॉइंट नहीं, दीदी रिलायंस और अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, हम तो टीओसी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आज कुछ बच्चे लाइव में वापस दिख रहे हैं, बोले ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं आज, हम पढ़ेंगे लाइव पढ़ेंगे ऐसे, अच्छी बात है, पढ़ो 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 लिखो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है आई एम न्यू सर, 6 महीने खून पी रहा है मेरा, भाटी 1 साल से, खैर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो लिखो रैंक बनाओ। आई एम गुड बॉय, नाम तो चेंज कर लो पहले, प्रिकॉशंस, मैं डर गया देख के, मैंने कहा वर्षा क्लियर आ रही है तो रोहित है, ये बड़ी खतरनाक, इसके लिए खतरनाक स्किल चाहिए टीचर के अंदर। तू नाम है किसी और का, तू व्यक्ति कोई और है, बच्चों जल्दी लेके आ रहा हूं मैं, 1 मिनट कीजिए, जल ही जीवन है और फिर है भी नहीं घर में, जल स्वयं सेवा करनी पड़ेगी आज। बहुत बढ़िया, चलिए बताओ हाँ बच्चों कि जब हम सैंपलिंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो किन किन प्रिकॉशंस, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए सैंपलिंग परफॉर्म कर, मतलब व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द सैंपलिंग, कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सैंपलिंग परफॉर्म करते वक्त, बताइए ऐसी कुछ जरूरी बातें, मोटी छोटी मोटी बातें। देखो
बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहली बात, बहुत बेसिक वाइंस है और आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो हमने चर्चाएँ की हैं पिछले कुछ 2 दिनों में, उसे हम थोड़ा बहुत यहाँ काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इसे समेटेंगे। वी विल summarize the discussions we had already made in the last 2 lectures। ठीक है, चलिए सबसे बहुत बेसिक पॉइंट्स है, वेरी बेसिक। हम बहुत हाइट तक चले गए फिर भी ठीक है। सर सैंपलिंग परफॉर्म करते वक़्त सबसे पहली बात, आप ये देखिए कि सैंपलिंग करते वक़्त जो सिलेक्शन है, वो किसी भी बायसनेस से फ्री हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। ठीक है, एनी बायसनेस सुनते जाना। दूसरी बात, सर हो सके तो रैंडम सैंपलिंग पे थोड़ा रिलाई करें। रैंडम सैंपलिंग पे थोड़ा रिलाई करें, ठीक है ना? क्योंकि रैंडम सैंपलिंग में देयर विल बी इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। चाहे मैं कहता हूं सिंपल रैंडम करिए, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, लेकिन रैंडम पे थोड़ा भरोसा करिए। रैंडम सैंपलिंग में एवरी आइटम विल बी हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मैं नहीं कहता सारे सारे सैंपलिंग और रैंडम ही कर लीजिए, लेकिन रैंडम पे भी थोड़ा भरोसा करिए। साथ में हर चीज स्टाफ के ऊपर मत डालो। ऑडिटर की भी जिम्मेदारी बनती है सर कि वो ट्रांजैक्शन खुद भी सेलेक्ट करे, क्योंकि हर चीज आप स्टाफ और आर्टिकल के ऊपर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं लापरवाही होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब आपने उसे बोला जी 20% ट्रांजैक्शन चेक करना है, ठीक है, 20% ट्रांजैक्शन चेक करना है, हो सकता है जो 2% चेक करके आ रहा हो। तो जब तक ये प्रिकॉशन है, ये सेफगार्ड है कि जब तक ऑडिटर का खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सैंपलिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। और बताइए सर, और क्या देखिए, जब आप सैंपलिंग करें तो मैं आपसे पहले भी कहा होगा कि महीने की शुरुआत के और महीने के आखिरी के और साल की शुरुआत और साल के आखिरी के इन ट्रांजैक्शन पे जरूर थोड़ा फोकस रखिए। ऐसा ना हो कि सैंपलिंग करते हुए आपने साल के अंत के ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं किए। हो सकता है ना सर कि ईयर एंड ट्रांजैक्शन चेक ही नहीं कर पाए आप। तो उस केस में आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप सैंपलिंग करें कि ईयर एंड ट्रांजैक्शन इग्नोर ना हो, चाहे वो स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो ईयर एंड ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, उसे जरूर ध्यान दें, आप जरूर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि वहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि अगर सैंपलिंग में एक बात मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आपने सारे बीच के ट्रांजैक्शन चेक कर लिए, हो सकता है आपने सारे सारे स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन चेक कर लिए, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। अभी तक मैंने आपको मतलब बहुत बेसिक डिस्कशन है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ऐसा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, ठीक है। तीन चार पांच बातें आपसे की होगी। पहली बात क्या थी बताइए? सबसे पहली बात फ्री फ्रॉम द बायसनेस, रैंडम सिलेक्शन करिए, ऑडिटर इन्वॉल्वमेंट चेक होना चाहिए, ईयर एंड और स्टार्टिंग और एंड के ट्रांजैक्शन भी चेक करिए सर, क्योंकि दिक्कत ना है, ठीक है। और देखो मैं एक बात बोलूंगा यार कि आप कितनी भी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर लो और एक्सपीरियंस कुछ जगहों पे मायने रखता है। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस। उसका जजमेंट भी यूज करो, कहीं रैंडम सैंपलिंग भी करो। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है यार। अदरवाइज सैंपलिंग को अगर ध्यान से नहीं करोगे तो बीच के ट्रांजैक्शन चेक कर लिए, आर्टिकल भी ब्लाइंड चेक कर लिया, तो ये सब चीजें गड़बड़ी पैदा कर सकती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर अगर कोई ट्रांजैक्शन डाइवर्सिफाइड नेचर का है तो उसे छोटे छोटे ग्रुप में भी बांट सकते हैं, जिससे क्या होगा कि फिर हम लाइक वाइज चीजें चेक कर पाएंगे। अब वो स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आप सैंपलिंग कर रहे हैं, एक बात बताओ मुझे यार, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया फर्स्ट लेक्चर इस बैच के, कि अगर आप सैंपलिंग करते हैं, आपकी 20% ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं, 4400 का वाउचर 44,000 लिखा हुआ था, मतलब 4400 का एक्चुअली इनवॉइस था, लेकिन बुक्स वगैरह 44,000 लिखा हुआ था। क्या हम इस एरर या फ्रॉड को छोड़ देंगे? देखो हम फ्रॉड पकड़ने नहीं आए, लेकिन अगर फ्रॉड की सिचुएशन हमारे सामने बनती है तो क्या हम चुप बैठेंगे या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे? बताइए। फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे सर, फर्दर ताकि चीजें देख सकें, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए सर, ठीक है, जब भी आप सैंपलिंग करें इंटरनल कंट्रोल जरूर चेक कर लें पहले, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल चेक करके ही सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय होगी। इंटरनल कंट्रोल बिना चेक किए सैंपलिंग का एक्सटेंट डिसाइड करोगे तो गलत हो जाएगा सर। पता चला इंटरनल कंट्रोल वीक है और आपने हाई सैंपलिंग कर दी, बहुत कम ट्रांजैक्शन चेक किए, तो गड़बड़ हो जाएगा सर। और इंटरनल कंट्रोल सॉलिड है और फिर भी आप हाई चेकिंग कर रहे हो तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल को चेक करना जरूरी है। तो दीस आर सम 6 to 8 प्रिकॉशंस व्हिच मस्ट बी कंसीडर्ड। इट्स अ वेरी बेसिक डिस्कशन, वेरी बेसिक डिस्कशन, आई एम टेलिंग यू, वेरी बेसिक डिस्कशन, ठीक है। इन्होंने मेरे ख्याल क्वेश्चन आया होगा जुलाई किस में आया है क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक डिस्कशन है, मतलब ऐसा है कि अगर चलो मैं तो आपको लिखवा रहा हूं कि कभी चलो नहीं भी है तब भी आप 5-7 पॉइंट जोड़ के लिख सकते हैं, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बहुत नई बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जब यार पुनीत ऐसा है, इंटरनल कंट्रोल पता होगा तभी तय कर पाएंगे ना चेकिंग ज्यादा करनी है कम। कंप्लायंस का रिजल्ट भी सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मस्ट बी कंसीडर्ड एंड इट मस्ट बी एग्जामिन्ड प्रॉपर्ली थॉरली फॉर डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। चलिए लिखे भाई, बस अंत है और क्या बचा इसमें? बताइए बताइए। द सिलेक्शन मस्ट बी मेड, शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस। और बताओ जी अगला पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, बताइए दूसरा। देयर मस्ट बी involvement of random sampling up to some extent। और बताइए। बिल्कुल सही बात। द ऑडिटर मस्ट select the few transactions at its own complete reliance on the audit staff is not appropriate। ठीक है भाई, और बताइए। ऑडिट सैम्पलिंग मस्ट बी डिजाइंड so that it must cover the transactions at the beginning or end of accounting period, ठीक है। अगला बताइए।
अगला पॉइंट है जी, द सैंपल सिलेक्शन must involve the judgment, the experience of the auditor. In case of any error or fraud is found, it must be further investigated. In case of any error or fraud, क्या हो गया, बोलो ना आगे, नालायक, it must be further investigated. अगला बताओ, कह रहे हैं इंक्वायरी करना, ये तो पॉइंट ऐसा कहीं मर्जी चुका दो, बड़ा कन्वीनियंट सा पॉइंट है, कह रहे एंटी, हम यही बचा हुआ है बस, ठीक है, ठीक है. Auditor must consider the internal control for designing the audit sampling. ठीक है जी. और कोई पॉइंट बचा जी? काफी है वैसे तो. रूपरेखा, हाँ वो रूपरेखा तय करेगा. हाँ, एक पॉइंट देते हैं. इन केस ऑफ डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन, रिवीजन एक तरीके से, ऑडिटर मस्ट फॉर्म सब ग्रुप्स of likewise population in order to examine it. ठीक है जी, मजे लो जीवन के. जनाब आप कहाँ घूम रहे हैं, चलो खैर कोई बात नहीं. ये हो गए जी 8 पॉइंट प्रिकॉशंस के. ये हो गए जी सैंपल साइज के फैक्टर्स. ठीक है, बस ला 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 नो 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 नो. लो जी, लास्ट नेल इन द कॉफिन. ये क्या है? डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन में सब ग्रुप बना दोगे ना, एक जैसे सैंपलिंग यूनिट्स के, होमोजेनियस पॉपुलेशन के सब ग्रुप बना दोगे आप. स्ट्रेटिफिकेशन बताते हैं, एक पेज थोड़ा बताते हैं. सिमिलर एरिया आपने मेरा एक पेज बर्बाद कर दिया. कोई दिक्कत नहीं बच्चा बाड़ी, नाचो गाओ लड्डू पेड़े खाओगी थोड़ी देर बाद. पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? बस जो पॉपुलेशन है ना, सुना रे सुन लो मेरी बात, सब खत्म है बस. पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया. हाँ सही बात सर. एप्रोप्रिएट मतलब, सुनना ध्यान से, एप्रोप्रिएट मतलब सर जिस चीज के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं, पूरी बात समझना, क्या वो पॉपुलेशन आपके काम आएगी? क्योंकि सर ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं शायद आपके लिए रेलेवेंट ना हो. एक बात बताओ, क्या आपके लिए हर आइटम की पॉपुलेशन रेलेवेंट है? हमने पिछले चैप्टर में कई चीजें पढ़ी है. सही बात. क्योंकि सर एक बात ध्यान रखिए, जो सैंपल आप निकालते हैं पॉपुलेशन से निकालते हैं, और सैंपल के रिजल्ट के बेसिस पे प्रोजेक्शन भी पॉपुलेशन नहीं करते हैं. कल क्या प्रोजेक्शन कि 100 में से 20 चेक किया, 20 पे 2 गड़बड़ी है, तो मतलब 100 में 10 गड़बड़ी होगी. इसीलिए भाई ये देख लो कि पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं. पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं. इनएप्रोप्रिएट पॉपुलेशन है तो उसमें सैंपलिंग करने की भी क्या जरूरत है? एक बात आप मुझे बताइए, अगर एग्जांपल मैं आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी दिया था, इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट के आने और जाने का टाइम नोट कर रही है, और पिछले 3 महीने का टाइम इस नोटबुक में नोटेड है. कितनी सुंदर नोटबुक है, इसमें नोटेड है भाई. क्या ये पॉपुलेशन हमारे किस काम की है? क्या ये पॉपुलेशन हमारे किसी काम की है? आग लगा दो इसको, आग लगा दो. एप्रोप्रिएट का मतलब है कि पॉपुलेशन जिसमें से आप सैंपल निकालोगे, क्या वो ऑडिट के लिए रेलेवेंट भी है या नहीं. क्योंकि जब आप सैंपल निकालोगे तो सैंपल का प्रोजेक्शन आप पॉपुलेशन के लिए तो करोगे. इसीलिए आप ये देखिए कि क्या पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट है टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटरनल ऑडिट करोगे, इंटरनल ऑडिट, तो ये पॉपुलेशन इंटरनल ऑडिट के लिए रेलेवेंट है क्या? उसके लिए रेलेवेंट होती है, उसके लिए रेलेवेंट होती है, उसके लिए रेलेवेंट हो सकती है. सही बात. और बताइए सर, और सुन लो भाई, अब तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, कंप्लीटनेस. हाँ क्या बात है, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं. ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चे किए क्लाइंट ने, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चे किए क्लाइंट ने, प्रिंटिंग स्टेशनरी. ठीक है, कहां गया? बहुत बढ़िया. प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चे किए. एक बात बताओ, इसमें ना 12 में से सिर्फ 10 महीने के वाउचर पड़े हुए हैं. अप्रैल और मई का वाउचर नहीं है, सिर्फ जून से लेकर अगले मार्च तक का वाउचर है. क्या ये पॉपुलेशन कंप्लीट है? क्या इसमें हम मानेंगे इट कवर्स द एंटायर यूनिवर्स? क्या ये पॉपुलेशन यूनिवर्स क्रिएट करती है? यूनिवर्स का मतलब होता है सारे ट्रांजैक्शन उस पीरियड के, सारे ट्रांजैक्शन उस पीरियड के. क्या इस पॉपुलेशन को कंप्लीट मानेंगे? अरे बोलो रे बच्चों, सही बात. देखो भाई, जब आप ऑडिट करोगे तो प्रोजेक्शन भी पूरे फाइनेंशियल ईयर करोगे ना. तो आप ये देखिए क्या पॉपुलेशन में सारे आइटम इंक्लूडेड हैं थ्रू आउट द एंटायर पीरियड. ठीक है, थ्रू आउट द एंटायर पीरियड. ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंप्लीट है तो फिर प्रोजेक्शन करना सही रहेगा और आपके कंक्लूजन रीजनेबल कहलाएंगे. अगर सर आप सिर्फ 12 महीने में से 8 महीने के वाउचर चेक कर रहे हैं, 8 महीने, तो क्या 8 महीने के वाउचर चेक करके उसमें सैंपलिंग करके क्या 12 महीने प्रोजेक्शन कर सकते हैं क्या? अब ये 8 महीने के 500 वाउचर है,
8 महीने के 500 वाउचर है। क्या इसमें सैम्पलिंग कर सकते हैं आप, मुझे बताइए, कैन वी डू सैम्पलिंग आउट ऑफ दिस? ना 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 ना। बहुत बढ़िया, क्या क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया कि मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया है, नजर होगी मुझे, मेरे 12 की टीसी मिल गई मुझे। ये राइट, इसमें सीपीटी का एडमिट कार्ड रखा होगा, मेंबर का एनरोलमेंट लेटर रखा हुआ है, हमारे माननीय आईपीआई। चलो बढ़िया, नजर होगी मुझे, फिर कभी चर्चा होगी इस पर। अभी तो शुरुआत, हाँ मेमोरीज। चलो भाई, आप देखो बीएमडब्ल्यू के पेपर देखो, हाँ दिखा दे। अपनी फोटो दिखाओ ना फॉर्म में अगर कोई हो तो ठीक, बाबा ने खजाना खोलना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो तीसरा पॉइंट, जब आप पॉपुलेशन को एग्जामिन कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये देखिए कि क्या वो पॉपुलेशन रिलायबल है। मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कंप्यूटर स्टाफ नहीं है, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, इंटरनल चेक का प्रोसीजर नहीं है, क्या पॉपुलेशन को रिलायबल मानेंगे आप? ये वाउचर की फाइल कहीं कहीं मारी फिर रही है, उसका कोई कस्टोडियन नहीं है, भाई अलमारी में रखो, किसी के पास कस्टडी होगी, क्या पॉपुलेशन को रिलायबल मानेंगे? ना, नो 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 नो, इन्होंने ये सब समझाया नहीं है। जरा इनके पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। सात तो अब ये बात नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्डेड करो मुस्तफा भाई शुरुआत से, ठीक है? बढ़िया जी, कुणाल जी बहुत बढ़िया, तुझे सुनाओ की हाल है थोड़े, मुझे आ रहे नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑडिट सैंपलिंग परफॉर्म करोगे तो ऑडिट, एक पॉइंट लो, कितना बढ़िया पॉइंट है, क्या मस्त लिखा है इन्होंने। ऑडिटर परफॉर्म करेगा प्रोसीजर, बहुत बढ़िया, कि सैंपलिंग में जो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है। कह रहा है इसके लिए एविडेंस मिलेगा। और अगर पॉपुलेशन, आलम सर कौन है? अच्छा अच्छा, अरे बढ़िया आदमी होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मस्त एकदम। देखो सुनो तो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अरे लेकिन भाई मुस्तफा भाई ये रात की बातें होती है, क्लास में मत बोला करो। देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इफ पॉपुलेशन, सुन तो, अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं है तो सैंपल भी रिलायबल नहीं। भाई समझा तो दिए होते कहीं कि रिलायबल मानेंगे कब इन्फॉर्मेशन को, पहले कह रहे हैं रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, फिर कह रहे रिलायबल नहीं होगी ना तो सैंपल आपको सही मदद नहीं कर पाएगा। भाई समझा तो दो कि रिलायबल मानेंगे कब। ये कह रहे हैं कि नहीं, कह रहे कि रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, रिलायबल, सुनो रिलायबल होनी चाहिए, उसके लिए एविडेंस मिलेगा, वाह वाह, और अगर रिलायबल नहीं हो तो सैंपलिंग किसी काम की नहीं उस पॉपुलेशन में। वाह बहुत बढ़िया, ना इंटरनल चेक का जिक्र किया, ना कंप्यूटर स्टाफ का, ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का, ना ऑथराइजेशन का, ना प्रॉपर कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। खैर कोई बात नहीं, मजे आनी चाहिए जीवन की किसी भी फॉर्म में आए। मतलब तीन चीजें हैं, एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस और रिलायबिलिटी। सेवन है। किसी आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन देखा था मैंने, सर आ सकता है, यू नेवर नो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट डालूंगा, बट यू नेवर नो क्या है, वी कैन नॉट इग्नोर दिस, राइट? वी कैन नॉट इग्नोर दिस, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मत बोलो यार, वो तो मदर बॉडी है, ठीक है चलो, किंतु कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने लिखा उनको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार चीज है। एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी। वाह देख भाई, ये बात बोली आपने, देखिए तेरा आईसीआई देखता है, मैं बाप, क्या बोल रहा है, प्रचल क्या बोल रहा है, देखो अच्छा माई बाप ऐसा बोलना भाई, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। देखो जी, जल्दी जल्दी बोलो शॉर्ट में, तीन कौन कौन से फीचर है, अरे बोलो, एप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीट, सबसे मस्त पॉइंट रिलायबिलिटी का, मुझे आगे जीवन में वैसे समझाया तो उन्होंने कहीं भी कुछ भी नहीं है, समझाया नहीं, समझाया तो इन्होंने एप्रोप्रिएटनेस में कुछ नहीं है, भाई गोल गोल घुमा रहे हैं, कह रहे हैं वही वही पॉपुलेशन जो आपके लिए रेलेवेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, अगर नहीं है तो मत करो। इसलिए आप ये देख लो कि पॉपुलेशन आपके काम आएगी या नहीं, भैया बता दो कब एप्रोप्रिएट होगी कब नहीं। बताओ जी, दो तीन पॉइंट लिख देते हैं। रिलायबिलिटी को लेकर क्या लिखें? सबसे पहले ऑडिटर शेयर इंश्योर दैट द पॉपुलेशन, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, भूलोगे नहीं, एक ही तरीके से लिखना है सबके पॉइंट्स, ठीक है? पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच सैंपल्स आर ड्रॉन आर रिलायबल एंड एक्यूरेट, ठीक है? ऐसे पॉइंट लिखो यहां पर, सेम पॉइंट चिपका दो, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं। और जल्दी बोलो, ऑडिटर शेयर इंश्योर, सारे बच्चे बोलेंगे, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखो, इसमें इस पार्ट पे फोकस किया करो, दिक्कत रहेगी, ठीक है? एक बढ़िया रीजन हो जाता है इससे। ऑडिटर शेयर इंश्योर बिल्कुल सेम लिखना है जी, दैट द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल्स आर ड्रॉन is appropriate and relevant to the
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है बच्चे, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में। एक बार दोनों पॉइंट पढ़ो फटाफट से, सारे बच्चे दोनों पॉइंट पढ़ो एक बार। ऑडिटर शैल इंश्योर that the population from which samples are drawn is complete so that the conclusion can be drawn for the financial reporting period। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं सर? दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं ऑडिटर shall obtain evidence with respect to accuracy of information। ठीक है, यहां लिख सकते हैं ऑडिटर shall obtain evidence that the information is complete and cover entire transactions of the audit period। पहले वाले में क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वाले में auditor shall obtain evidence that the information a population is appropriate objective of audit। ये लिख रहे हैं लचीदार भाषाओं में, घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं, वही घुमाए जा रहे हैं। प्लेन को लैंडिंग में मिलती है भाई साहब, एक एक बात बताओ, एक एक घंटे घुमाया जा रहा है। दिल्ली में कई बार जाता है, एक एक घंटे टेंशन नहीं। चलिए, सबसे बढ़िया, मैंने एक दौर में 3-4 सीरीज और 2-3 मूवी देख ली प्लेन क्रैश वाली। उसके बाद से जब भी कहीं रास्ते में थंडरस्टॉर्म आता है, एक बात तो ख्याल जरूर आता है, भगवान सही सलामत पहुंचा देना, बच्चे अगली क्लास में मेरी राहत करें। ठीक, एक तो जेल छुट्टी देख ली पता नहीं नाम वाली। देखो तीसरा, टर्बुलेंस के कारण भाई ऐसा खतरनाक टर्बुलेंस आता है। चलो ये तीसरा पॉइंट बताइए। तो तीसरा पॉइंट ये, आपने एप्रोप्रिएटनेस नहीं देखी तो सैंपल बेकार हो जाएंगे और अल्टीमेटली ओपिनियन भी गलत निकलेगी। एक पॉइंट लिखा, बाकी तो आपके होमवर्क दे रहा हूं। इफ ऑडिटर does not ensure the appropriateness of the population, then the sample drawn will not form proper conclusions। बस ऐसे लिख देना वहां पे, appropriateness ये completeness कर देना और liability कर देना accuracy। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं इतना तो वहां पे लिख रहे, इतना आपने लिख दिया यहाँ पे। अरे लिखा कितना इजी है, तो देखो लिखा कितना इजी तरीके से, सब याद हो जाएगा। ठीक है, यथार्थ कीबोर्ड पे बैठ गया आज, खैर कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में और रखा ही क्या है, कीबोर्ड रख दिया, धप 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 इकट्ठे लिखना 6 वर्ड, एक बार पैर पड़ा 6 वर्ड एक साथ चले गए। चलो खैर ये भी ठीक है, जीवन के मजे आने चाहिए किसी रूप में, वो भी कैसे, आपको कैसे पता, आपसे और क्या उम्मीद कर सकता है इंसान। ठीक है, अच्छा आप सुनो बच्चों, हाँ सर बोलो ना। तो दूसरा पेज छुड़वाया आपको डेफिनेशन लिखने का, उसमें क्या लिखे? एक तो लिख देना एनुअल लिखवाई थी क्या मैंने आपको? अरे यार एनुअल लिखवाई थी डेफिनेशन, मेरी फाइल की समझा दी जाती होगा, वो मेरे स्टेटमेंट डेविएशन जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन में लिखवाई नहीं, लेकिन समझा दी थी आपको। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन को बांटना सब पॉपुलेशन में, और ऐसी सब पॉपुलेशन जहां 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 सैंपलिंग यूनिट्स एक तरह की होंगी, ऑफन द मॉनिटरी वैल्यू सेम, है ना, सिमिलर नहीं करती। पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में बांटना जहां पे सैंपलिंग यूनिट्स एक तरह की होंगी, मतलब सब पॉपुलेशन होगी होमोजेनियस। ठीक है, तो टॉलरेबल स्टेटमेंट क्या है सर? ये मैंने आपको आधी पढ़ाई जगह आपको याद हो, आधी पढ़ाई दी आधी। एक मॉनिटरी अमाउंट तय कर देना जहां पर ऑडिटर एप्रोप्रिएट लेवल एश्योरेंस ले सकता है। ठीक है ना, और जहां पर ऑडिटर बोलेगा, इधर इधर एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, सुनिए, कि जो भी मैंने टॉलरेबल रेट डिसाइड किया है, इट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल में स्टेटमेंट। और आप शायद भूल गए हो, अगर टॉलरेबल रेट 10 है और एक्चुअल में स्टेटमेंट 8 है, 8 है, इसका मतलब क्या है? टॉलरेबल रेट 10 है, एक्चुअल में स्टेटमेंट 8 है, तो यहाँ एक्सीड कौन कर रहा है? टॉलरेबल रेट एक्सीड कर रहा है, एक्चुअल में स्टेटमेंट एक्सीड कर रहा है। रुक तो जाओ, टॉलरेबल रेट एक्सीड कर रहा है कि वो एक्सीड कर रहा है? ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ सैंपलिंग रीजनेबल बेसिस फॉर्म करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना? यहाँ पे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? तो एप्रोप्रिएट लेवल एश्योरेंस का कि जो मॉनेटरी यूनिट है इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल स्टेटमेंट, इट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल स्टेटमेंट। सर एक बात बताओ, अगर ये एक्सीड कर गया फिर तो दिक्कत है ना। मतलब वो अमाउंट जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, ये मानकर, सुनना, ये मानकर कि एक्चुअल में स्टेटमेंट इससे कम ही होगा, एक्चुअल में स्टेटमेंट इससे कम ही होगा। ठीक है ना, एक्चुअल में स्टेटमेंट इससे कम ही होगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है ना, ये अरे मॉनेटरी अमाउंट का मतलब क्या? देखो भाई, हमने कल मेरे स्टेटमेंट निकाले थे 8-10, उसमें आप मॉनेटरी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि मैक्सिमम 5 लाख के उससे ऊपर नहीं। तो प्रोजेक्शन कर लोगे ना, मैक्सिमम 8 लाख के ले सकता हूं, मैक्सिमम 10 लाख के ले सकता हूं। ये सेम डेफिनेशन यहां सेम यहां है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन है विश्वेश भाई। आप 50 करोड़ के एक्सपेंस चेक कर रहे हैं, आपका जजमेंट इतना तो फिक्स कर सकता है कि आप कहां तक एरर झेल सकते हैं। हो सकता है 5-7 लाख की चीज अफेक्ट ना करे आपको, लेकिन अगर आप 50 लाख चेक कर रहे हो तो 5-7 लाख की चीजें बहुत अफेक्ट करेगी सर। ये अमाउंट सब्जेक्टिव होगा,
सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा एंड इट इज द प्योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पूरा ऑडिटर का जजमेंट लगता है, ऑडिटर तय करेगा कि कब उसके लिए कितना टॉलरेबल है। एक बात बताओ मेरे भाई, दो बच्चे हैं, 15 चैप्टर आते सिलेबस में, एक माउंटेन ड्यू और एक यथार्थ। सर माउंटेन ड्यू कह रहा है मैं 3 चैप्टर छोड़ के भी चले जाऊं तब भी 80 नंबर ले आऊंगा, जरूरी नहीं है यथार्थ भी बोलेगा, यथार्थ बोलेगा मेरे को भी 80 लाने के लिए मैं 2 चैप्टर छोड़ूंगा। तो दोनों के टॉलरेबल रेट अलग अलग है। इट इज द पर्सनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। प्रोफेशनली लगाएगा तो प्रोफेशनल जजमेंट बन जाएगा, वो ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा सर, वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। ऑडिट में जजमेंट ही काम आता है हर जगह, क्योंकि हर जगह ना हम सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन वहां पे परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजें लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए ये 4 डेफिनेशन है, आप उसमें लिख लेना, मैंने समझा दिया आपको, बाकी सारी तो मैं आपको लिख चुका था, समझा चुका था। ठीक है जी, अब मेरे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब और टाइम किल करने वाली बात है। चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चों। तो 530 हो गया, लड्डू खा लो, समय लगता है 530 में, कुछ भी बोलो। ठीक है, ब्रेक जैसे चीजों को हम बहुत पीछे छोड़ा है। नविका आई 5 क्लास के बाद, कह रही हाँ नो ब्रेक। चलिए एयर देखेंगे नेशनल ज्योग्राफी पे। एक काम करो, एक ले लेता हूँ खेत 1.5 एकड़ का, उस पर लगाता हूँ मंजे, मंजे समझते हो आप, खटिया। ठीक है, और थोड़ी बहुत खेती लगा दूंगा, 4 पाई। ठीक है, और एक आध 2 भैंस रख देंगे, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, और बाहर बोर्ड लगा देंगे बच्चों के लिए खुला हुआ है, जो मर्जी आओ। ठीक है, और एक बड़ी टीवी लगा देंगे, प्रोजेक्टर। ठीक है, जो आपकी इच्छाएं हो पूरी हो जाएंगी। बोले बाबा के साथ नेशनल ज्योग्राफी देखेंगे, बाबा सुबह निकल जाएगा पढ़ाने, आप भी रहते हैं बैठ के। टेंशन बेटा, बस 3 चीजें बाकी हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा बैंक की ऑडिट, और तीसरा ऑटोमेटेड। आहो बस आए थे। बच्चे बहुत टेंशन में थे कुछ दिन पहले तक, ठीक 1-1.25 महीने पहले बच्चे कहते नहीं, जब मैं आपको पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 18 चला दिए कंपनी ऑडिट में, 13 चला दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, 8 चला दिए रेसिडेंटी में। मजे लो जीवन के, जीवन में और रखा क्या है। चलिए सुनो चलो ये शुरू करते हैं कहानी। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड का बेसिक। क्या बोले सर? आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड का बेसिक, और बेसिक पढ़कर अगले में शुरू करेंगे ऐसे 200 बेसिक पढ़ने में ही 1 सवा घंटे निकल जाते हैं मोर और लेस। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि अभी हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बेसिक पढ़ने में। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टेंशन तो है ही नहीं, दिक्कत तो लेनी ही नहीं, इसलिए आग लगाओ मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपनी। हाँ ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए कहानी। देखो जी, 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रही हैं, ठीक है, थोड़ा शांति से सुनना, बीच में शोर थोड़ा कम करना। ठीक है, ये कैसे बने, कहां से लाए गए, ये कितने तरह के हैं, इन सब पे आज बात होगी। थोड़ी बहुत बात कल भी होगी, कल 200 शुरू करेंगे 200 से। ठीक है, देखो जी, स्टैंडर्ड कई तरह के हैं, कई तरह के हैं। सबसे पहले होते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी बोलता हूं मैं शॉर्ट में, सभी एसक्यूसी बोलते हैं वैसे तो। दूसरे होते हैं ऐसे, अभी टाइम बनाना, इसका मतलब क्या सब बताऊंगा। तीसरा होते हैं एसआरई, फिर होते हैं एसएई, फिर होते हैं एसआरएस। सर जो एसक्यूसी होते हैं ना, दीज आर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इनकी संख्या होती है 1 से लेकर 99 तक, और आपको अपने सिलेबस में सिर्फ एक एसक्यूसी पढ़ना है, एसक्यूसी 1, वो भी 230 के साथ रिलेट करता है, एसक्यूसी 1। तो सर एक बात बताइए, एसक्यूसी क्यों लाते हैं? ऑडिट में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। अभी बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो अभी आपको ऐसा लग सकता है मुझे इसमें सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं है, फ्लैट चीज है। ठीक है, टू इंप्रूव क्वालिटी इन ऑडिट। ठीक है जी, अच्छा ऐसे का फुल फॉर्म क्या है जी? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है जी, ये होते हैं 100 से 999 तक, 100 से 999 तक, और ये अप्लाई होते हैं, कह रहे मोबाइल का प्लान है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, फिर आते हैं सर एसआरई। अच्छा कई बार आपने देखा होगा, जैसे कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो ऑडिटर ना एक स्टेटमेंट देता है, कंपनी ने सही में पहले कभी डिपॉजिट को लेकर डिफॉल्ट नहीं किया, सर्टिफिकेट देता है ऑडिटर कि कंपनी ने डिपॉजिट को लेकर कभी डिफॉल्ट नहीं किया, और पिछले 5 साल में कभी डिफॉल्ट किया और ठीक कर दिया और 5 साल कंप्लीट हो गए, ऐसा एक सर्टिफिकेट लगता है सेक्शन 70 के अंदर, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तब। एक बात बताओ, ऑडिटर कहता है कि कंपनी ने डिपॉजिट को लेकर डिफॉल्ट नहीं किया 5 में, ठीक है, क्या वहां ऑडिट हो रही है ये डिक्लेरेशन देते वक्त? नहीं, ये ऑडिट नहीं है सर, दिस इज अ रिव्यू, दिस इज अ रिव्यू ऑफ डिपॉजिट्स, दिस इज अ रिव्यू ऑफ डिपॉजिट्स। यहाँ पे ऐसे नहीं लगाओगे आप, यहाँ पे एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अगर कोई और काम कर रहे हो जहां पे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करते हैं आप, उसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है। अगर आपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल पढ़ा हो सेक्शन 66, तो उसमें ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है एनसीएलटी को कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस किया और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो सर एसआरई लगेगा, वो ऑडिट थोड़ी कर रहा है वहां पे। ठीक है, इनकी संख्या है 2000 से लेकर 2699 तक। दिस इज एप्लीकेबल ऑन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल
इंफॉर्मेशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ऐसे ही क्या है, कई बार ना आप कहते हैं सर सर्टिफिकेट लगता है सीए का, कई बार ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगता है कि कंपनी अगले 1 साल में इंसॉल्वेंट नहीं होगी, बायबैक में सुना होगा, ये कंपनी बायबैक करती है सर्टिफिकेट लगता है कंपनी विल नॉट बिकम इंसॉल्वेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये ना हिस्टोरिकल नहीं है, ये आप फ्यूचर को एश्योर कर रहे हो। डिपॉजिट वाले में आप पास्ट वाली बात को कंफर्म कर रहे थे, आप पास्ट वाली बात को कंफर्म कर रहे थे, अभी आप यहां फ्यूचर को इंश्योर कर रहे हो कि अगले 1 साल तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी। यहां पे लगता है एसएई, एसएई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। इसका नंबर है 3000 से लेकर 3699 तक, ठीक है। ये लगता है अदर देन हिस्टोरिकल, अप्लाइज ऑन एग्जामिनेशन ऑफ अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर की बात हो रही है, एश्योर कर रहे हो ना वहां पे, ठीक है। और आखिरी है एसआरएस। अब एक बात बताओ, अगर ऑडिटर को टैक्सेशन कंसल्टेंसी दे, ऑडिटर को जीएसटी कंसल्टेंसी दे रहा है, तो दिस इज अ रिलेटेड सर्विस। क्या बोलेंगे आप? दिस इज अ रिलेटेड सर्विस, दिस इज अ रिलेटेड सर्विस। ये एक रिलेटेड सर्विस है ऑडिट से, ठीक है ना। इसके ऊपर लगता है एसआरएस। क्या लगता है सर? एसआरएस, ठीक है। उस पर भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसकी संख्या जी कुछ पूरा फाइनल में पढ़ते हैं, इंटर में तो खैर आपको ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ ऐसे पढ़ने हैं, और एसक्यूसी सिर्फ एक पढ़ना है आपने, सिर्फ एक, एप्लीकेबल ऑन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर, ठीक है, ठीक है। आज बहुत डाउट दूर हो गए होंगे, अभी शुरू किया, अभी और भी चीजें। एसक्यूसी का एग्जांपल आपने पूछा, एसक्यूसी वन एक बात कहता है कि ऑडिटर अपने सारे वर्किंग पेपर 7 ईयर तक संभाल के रखेगा, 7। अभी ये सब मत नहीं करते, जिस समय जहां जिस चीजों को आने वहां आने दो, ठीक है, बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से हमसे कर रहे हैं वैसे चलने दो, ठीक है। सर अब तो हम भ्रम थे कि स्टैंडर्ड कंप्लायंस चेक करेंगे तो इनकी बात होती थी, ठीक है। देखिए सर एक बात बताइए, हमें हमें इंटर में मेनली क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ये ऐसे, तो फाइनल में ऐसा नहीं पूरे पढ़ने हैं सारी ऐसे, ऐसा नहीं, मान ठीक है। तो सर एक बात बताओ, अगर ऐसे की जहां तक बात है, ऐसे को ना अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, 1 to 200 से लेकर 299, 300 से लेकर 499, 500 से लेकर 599, 600 से लेकर 699, 700 से लेकर 799 और 800 से लेकर 899, ठीक है। सुनना ध्यान से, जो 100 से लेकर 199 का स्टैंडर्ड ये मतलब लाना चाहते हैं, तो नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी मैटर्स को लेकर है। किसको किसको लेकर? बच्चे इंट्रोडक्टरी मैटर्स को लेकर, ऐसा ऐसा कुछ आया नहीं है इसको लेकर। जो 200 है ये है ऑडिटर की जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज को लेकर, चलिए आप आगे पढ़ेंगे चीजें, ठीक है। 315 आपको याद होगा शायद, रिस्क असेसमेंट की बात कर रहा था, ऑडिटर के इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा था, और रिस्क असेसमेंट आगे सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेगा, बोलते हैं टू एसेस रिस्क, ठीक है। 500 के अंदर आप पढ़ते हैं ऑडिट एविडेंस कलेक्शन, चाहे आपने 520 पढ़ो 530, 600 610 620, यहाँ पे आप इंटरनल ऑडिटर के बारे में, यहाँ पर आप पढ़ते हैं ब्रांच ऑडिटर, जो अदर ऑडिटर होते हैं उनके बारे में, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। 700 तो आपको पता है, 700 तो आप पढ़ चुके हैं ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के बारे में, और 800 स्पेशलाइज एरिया को लेकर वापस सिलेबस में, ठीक है। ठीक है जी, तो ये स्टैंडर्ड्स है, सुनना मेरी बात, जो भी नोटिफाइड है जी लोकनाथ, ठीक है। सुनिए, जो स्टैंडर्ड्स अगर इंटर की बात करें, ठीक है, 200, 210, 220, 240, 250, 250, 250, 260, 260, 299, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706 और 710, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड है। पूरी बात सुनना, आपको देखने में बहुत ज्यादा लगे होंगे। इंस्टीट्यूट ने 9 स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए हैं, 9 स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में डिलीट कर दिए हैं, ये आज नहीं 3 साल पहले कर दिए थे, ठीक है। कह रहे मार्च हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, अरे सुन तो लो यार। 260 और 265 डिलीटेड है, 330 डिलीटेड है, 402 450 डिलीटेड है, 540 डिलीटेड है, 720 तक डिलीटेड है, 600 620 डिलीटेड है। इसमें से हमने कितने कर लिए भैया? हमने कितने कर लिए? हमने कर लिए हैं 700, 701, 705, 706, 240, इनडायरेक्टली हमने 200 बहुत पहले कर लिया, थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, 520, 530, ठीक है। अब आ रहा है समझ में क्या कहानी है?
315 भी आधे से ज्यादा हो चुका है, 315 भी आधे से ज्यादा हो चुका है, 200 भी काफी कुछ हो चुका है। 7 स्टैंडर्ड हम कर चुके हैं और करीब करीब आप ये समझिए कि 9 आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो 16 स्टैंडर्ड तो हमारे ये हो गए। मेरे ख्याल 19 बचे होंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 बचे। इसमें से सबसे बड़ा स्टैंडर्ड 315, थोड़ा 2 3 बड़ा, थोड़ा 500 बड़ा है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे स्टैंडर्ड भी है कुछ कुछ, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे है कि एक लेक्चर में 2 हो जाएंगे, किसी में 1 लेक्चर हो जाएंगे, किसी में हो सकता है 1.5 लेक्चर में 1 हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है सेग्रीगेशन, ठीक है जी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 100% 4 नोटिंग के थ्रू है। और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है ना, 3 जिसमें टाइम लगता है, वो हमने पहले कवर करे 245 25 40, ठीक है। 315 में कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं जितना हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट में ना स्टार्टिंग में ही अगर आप इंस्टीट्यूट का पहला चैप्टर करें तो पहले चैप्टर में उन्होंने 200 210 220 डाले हुए हैं। फिर दूसरा चैप्टर पढ़े, वहां 300 315 मतलब 320, फिर कहीं 560, कुछ भी खिचड़ी पकाई है सर, कुछ भी खिचड़ी पकाई है। हमने क्या करना है जी, हमने अब सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, ठीक है। हमने अब पढ़ने हैं सिर्फ स्टैंडर्ड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो अब हमको पता है कि हमने अब सिर्फ स्टैंडर्ड पढ़ने और स्टैंडर्ड ही हमने लिखने यहाँ पे। मतलब कुछ भी दिया यार, मैथ के अंदर तो मैथ पढ़ लेना, मतलब कुछ भी दिया भाई कहीं भी, ये होना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको, सिर्फ स्टैंडर्ड बताया। स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं अभी बेसिक नहीं बताया आपको, कैसे कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, आई फैक्टर का रोल क्या है, आई डबल एस बी का रोल क्या है, डबल एस बी का रोल क्या है, ठीक है। सब पे बात होगी अभी, ठीक है। बेसिक है, बेसिक ही लगता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए शुरू करें सर। देखिए जी, 2 3 बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिंपल टर्म्स में सबसे पहले आया आईफैक, लिखते तो रहेंगे बाद में। आईफैक को लाया गया, मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही हैं अकाउंटिंग को लेकर, मैं आईफैक की स्थापना बताता हूं आपको। आईफैक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इसके बारे में आपने उससे पहले भी कुछ सुना होगा, थोड़ा समझना इसको। आज लग रही भाई सब गर्मी तगड़ी वाली, गजब। कल से लग रहा है इसी तरह चालू करना पड़ेगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। असल मुद्दा ये है कि आईफैक को जब बनाया गया तो आईफैक का ऑब्जेक्टिव पता है क्या था? आईफैक का ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग हार्मोनी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन। ये ऑडिट के लिए नहीं लाया गया था, सबसे पहले अकाउंट्स के लिए लाया गया था। इन्होंने बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, ठीक है यार। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है, अकाउंट्स बन गए, ठीक है। अब अकाउंट्स ढंग से बने या नहीं, इसके लिए ऑडिट होगी। अब जब आप अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड बना रहे हो, उसका दिमाग तय हो, तो ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने क्या किया, दे एस्टैब्लिश अ बॉडी अंडर द अथॉरिटी ऑफ आईफैक, अंडर द अथॉरिटी ऑफ आईफैक। एक इन्होंने बोर्ड बनाया, उस बोर्ड का नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड, सॉरी ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। अब सर एक बात बताओ, क्या आईफैक को सबसे पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बनाया गया था क्या? नहीं, आईफैक को बनाया गया अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाए। लेकिन सर जब अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए तो यार एक बात बताओ, किसी कंपनी ने अकाउंटिंग ढंग से किया नहीं, की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ढंग से किया नहीं, की इसके लिए तो हमें एक बेंचमार्क तय करना पड़ेगा ना। तो फिर ये ऑडिटिंग के लिए इन्होंने सबसे पहले बॉडी बनाई, उसका नाम रखा आईडब्ल्यूएसबी। आईडब्ल्यूएसबी सही मायने में ऐसे को लेकर आई, आईडब्ल्यूएसबी एफक्यूसी लेकर आई, आईडब्ल्यूएसबी एसआरएस एसएई और एसआई लेकर आई। ये सारे स्टैंडर्ड आईडब्ल्यूएसबी लेकर आई। इन सबको आईडब्ल्यूएसबी ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में। एक्चुअली सर ये ना रिसर्च पे काम करते हैं, जो थोड़ा सा लैक करती है हमारे यहाँ कंट्री में। हम थोड़ा रिसर्च पे कम काम करते हैं। तो यार पता है क्या, लोगों को ना अगर आप यहाँ पे इंडिया में लोगो, इंडिया में अगर आप रिसर्च की बात करो ना, आदमी लोग नहीं रिसर्च तो साइंटिस्ट ही करता है। भाई बात बताओ, आज अगर ऐसे ऐसे में लिखा है, अगर ऐसे में कुछ लिखा है, ठीक है, ऐसे में कुछ लिखा हुआ है, तो किसी ने बात होगा, किसी इंसान ने तो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ किसी जगह पे, किसी नोटबुक में, किसी वर्ड फाइल में, कहीं पर, तो सर ऐसे तो नहीं लिख देगा कि नदी बहरी और कविता लिखा है। सर उस पर रिसर्च होगी, अभी पीएचडी ऐसी मत जोड़ोगी, ठीक है, रिसर्च होगी। सर रिसर्च अगर आप करोगे तभी तो आप ढंग के स्टैंडर्ड्स, ढंग की चीजें इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने प्रोफेशन में। रिसर्च सिर्फ साइंस में जरूरी नहीं है सर, रिसर्च तो हर प्रोफेशन में जरूरी है। जितनी ज्यादा रिसर्च होगी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। सर अगर आईफैक वाले काम नहीं करते तो इतनी क्लैरिटी कहाँ आती है आप बताओ? हम 530 में इतना पढ़ पाते कभी? सर मैंने पहले सैंपल पढ़ा तब डबल एस चलते थे, आधे घंटे में डबल एस खत्म करता सैंपल का, 1 घंटे बहुत हो गया। सर कितनी ज्यादा क्लैरिटी है, फैक्टर से लेकर प्रोजेक्शन से लेकर, क्या नहीं समझाया उन्होंने स्टैंडर्ड के अंदर। तो जितनी ज्यादा रिसर्च होगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो आईडब्ल्यूएसबी ने स्टैंडर्ड्स को लेकर आई पहली बार वर्ल्ड में। और मैं आपको बताऊं, आईफैक के ना मेंबर्स हैं, मेंबर्स, हमारा इंस्टीट्यूट भी मेंबर आईफैक का, हमारा इंस्टीट्यूट भी आईफैक का मेंबर है, ठीक है। तो जो मेंबर कंट्रीज थे, जो मेंबर बॉडीज थे, आप कह सकते हैं मेंबर बॉडीज, उन्होंने अपने अपने कंट्री में भी ऐसे को लगाना शुरू कर दिया। लाइक वाइज आईसीएआई फॉर एग्जांपल, यहां आईडब्ल्यूएसबी ने ऐसे बनाया, आईसीएआई ने भी ऐसे बना दिया। यहां एसक्यूसी बना, यहां भी एसक्यूसी बन गया। कहने के लिए हमने भी एक बोर्ड बनाया, हमारा भी एक बोर्ड डबल एसबी,
ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वहां IAAS भी है, IAAS भी है, वहां इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, यहाँ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, वहां IAAS भी है, IAAS भी है, लेकिन चल तो वही रहा है, चल तो वही रहा है सर। और मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, हमें कोई हर्ज भी नहीं है इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ने में, ठीक है, हमें कोई हर्ज भी नहीं है सर, क्योंकि हमारी जितना भी इंटरनेशनल हम पढ़ेंगे उतना हम वाइडली एक्सेप्टेड होंगे, दैट्स व्हाई वी आर वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज़ वी आर हैविंग एन इंटरनेशनल करिकुलम। इसीलिए सर, इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी हाई है, ठीक है। अब वो चाहे 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 आपका आपका मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो, वी आर हैविंग हाई एक्सेप्टेबिलिटी का रीजन ये है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है सर, ये आईफैक बना, सीरीज ऑफ इवेंट समझ रहे हो आप, सबसे पहले आईफैक बना, आईफैक के बाद आईडब्ल्यूएसबी बना, आईडब्ल्यूएसबी ने स्टैंडर्ड्स बनाए, फिर इंस्टीट्यूट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर डब्ल्यूएसबी बनाया, फिर डब्ल्यूएसबी ने भी स्टैंडर्ड्स रिकमेंड किए, फिर फाइनली स्टैंडर्ड्स बने। वो जो स्टैंडर्ड्स आप देख रहे हैं, भले भी कितने भी सीरीज ऑफ इवेंट हो, वो है तो वही जो आईफैक की अथॉरिटी के अंदर आईडब्ल्यूएसबी बनाए, ऐसे सिंपल है सर, वो है तो वही, वहां से बनकर आए, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था सर आईडब्ल्यूएसबी को बनाने का? इनका ऑब्जेक्टिव था टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स ऑन, खैर इसको बहुत मैं यहाँ शॉर्ट में नहीं लिखूंगा तो लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ऑफ, बात निकली दूर तक जाएगी, टू फॉर्मुलेट रिव्यू स्टैंडर्ड्स ऑन, सबसे पहला एक करके लिख देते हैं, अलग से क्या लिखना है, क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज SQC, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बोलते जाओ भाई अगर याद है तो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसे, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, SRE, review of other than historical financial information, that is क्या नाम है जी, SAE, और लास्ट वाला कौन सा है, रिव्यू ऑफ, नहीं सॉरी रिलेटेड सर्विसेज विद ऑडिटिंग, SRS। तो बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अगर हम एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा ऑडिटिंग प्रोफेशन पे, एंड दे विल रिलाई मोर ऑन ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स, इससे ऑडिट की वैल्यू बढ़ेगी और ऑडिटर्स की वैल्यू भी अपने आप बढ़ेगी। तो दे आर हैविंग एन ऑब्जेक्टिव, मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, टू फ्रेम वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स on auditing so as to build and enhance the trust of public on auditing profession, the trust of public on auditing profession, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है, इसके अंदर कि ये तो हो गई आईपैक की बात, आईसीएआई ने किसे बनाया? एज आईसीएआई is a member of IFAC, so ICAI established WSB, WSB फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICAI, अंडर द अथॉरिटी ऑफ ICAI। तो इसे बनाया ICAI की अथॉरिटी के अंदर, ताकि ICAI को ही सीधे रिपोर्ट करेगा और ICAI के अंडर में ये रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई थी बात ICAI की। अच्छा ये बताओ जी, बहुत सिंपल है कि WSB का ऑब्जेक्टिव क्या है? लगभग वैसा ही है जैसा उसका पढ़ता है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर WSB का? देखो जी मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव क्या है, सुनना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है WSB का, WSB ये देखेगा कि वर्ल्ड वाइड कौन से स्टैंडर्ड चल रहे हैं और कौन सी इमर्जिंग प्रैक्टिसेस है वर्ल्ड वाइड, और किसको लेकर इंडिया में स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। व्हाट आर द इमर्जिंग प्रैक्टिसेस व्हिच आर गोइंग वर्ल्ड वाइड, और कौन से एरियाज में इंडिया में स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होना चाहिए, ये काम WSB करता रहेगा टाइम बाय टाइम, ठीक है। सुन लेना, दूसरी बात स्टैंडर्ड बनाएगा टू फॉर्मुलेट द स्टैंडर्ड, भाई ऐसे SQC SRS SAE। दूसरा, तीसरा, जो स्टैंडर्ड बना दिए, अब ऐसा तो नहीं जीवन भर चलेंगे, उनका रिव्यू करेगा, और अगर लगता है किसी स्टैंडर्ड में रिवाइज करने की जरूरत है, अमेंड करने, इसको रिवाइज कहते हैं, उसे रिवाइज करेगा। WSB का एक और काम है, WSB ना गाइडेंस नोट भी बनाता है। गाइडेंस नोट आपके सिलेबस में थे, जब ये नए स्टैंडर्ड हटे तो आपके सिलेबस में गाइडेंस नोट थे, सारे गाइडेंस नोट हटे, जैसे गाइडेंस नोट 1 पीपी को लेकर, गाइडेंस नोट 2 इन्वेंटरी को लेकर, वो हट गया, वो नहीं पढ़ना आपको इंटर में। मैं मानता हूं गाइडेंस नोट पढ़ना नहीं चाहिए था, उसको भी था भी नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब गाइडेंस नोट भी कौन बनाता है? WSB। तो गाइडेंस नोट बनाया तो गाइडेंस नोट हमेशा सेम चलेगा? नहीं, इसका भी रिव्यू होगा, और अगर जरूरी हो तो गाइडेंस नोट को भी रिवाइज करेंगे। 5 बातें अभी तक, वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस देखना और कौन सी जगह पे कहां पे स्टैंडर्ड बनेगा उसे रिव्यू करते रहना वर्ल्ड वाइड। ऐसे SQC SRS SAE SRE इनको बनाना और टाइम पढ़ने पर रिवाइज करना, गाइडेंस नोट बनाना और टाइम पढ़ने पर गाइडेंस नोट को रिवाइज करना। 5 हो गए। छठवां सुनो,
टाइम टाइम पे मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल, बुकलेट्स ये सब जारी करना। कभी आप इंस्टीट्यूट जाइए तो आपको ना बहुत सारे मैनुअल्स मिलेंगे ऑडिट के, ठीक है ना? पूरा एक मैनुअल बना के दे दिया आपने, जीपीटी वर्ड बोलेगा ये करो जी। फॉर एग्जांपल आपने आपने एक एक्सटर्नल जनरली आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोले कि मैनुअल बना दिया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप थर्ड पार्टी से, इस ऑडिट में ऐसा, इस ऑडिट में ऐसा, इस ऑडिट में ऐसा। तो वो मैनुअल जारी करना, वो टेक्निकल गाइड्स देना ताकि ऑडिटर ढंग से ऑडिट कर पाए। ये काम भी जाएगा, ठीक है? मैनुअल्स, प्रैक्टिस मैनुअल, टेक्निकल ऑडिटर्स, ठीक है? सातवीं बात, अगर कभी हाँ, अगर कभी किसी स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो उसको लेकर क्लैरिफिकेशन देना कि भाई ये स्टैंडर्ड ऐसे नहीं, ऐसे एप्लीकेबल होगा। आप इस तरीके से कहीं भी कोई डाउट की सिचुएशन बनती है, ऐसा होता है ना कि कई बार लॉ के अंदर भी एम्बिग्यूटी आ जाती है, तो लॉ कई बार एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे जॉइंट वेंचर कंपनी पड़े एसोसिएट कंपनी में, तो पहले 2017 से पहले जॉइंट वेंचर डिफाइन नहीं था, 17 में लेकर आएगा इसका मतलब जॉइंट वेंचर है। तो ऐसे ही क्लैरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के अंदर भी आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है ऑडिटर्स को तो कुछ क्लैरिफिकेशन इशू कर देना, ठीक है? 7 चीजें वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस देखना, कौन सा स्टैंडर्ड अभी चल रहा है, कहां पे बन सकता है, इंडिया में कैसी नीड है, क्या स्टैंडर्ड्स को बनाना, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना, गाइडेंस नोट बनाना, गाइडेंस नोट को रिवाइज करना, टेक्निकल मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल और टेक्निकल गाइड इशू करना, और लास्ट पॉइंट क्लैरिफिकेशन देना। दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूएससी, ये डब्ल्यूएससी का ऑब्जेक्टिव है। प्रणाम जी, मैं भी लिख रहा हूं इसको। मैंने अभी आपको आईपैक और इसके बारे में थोड़ा बेसिक बताया है। स्टैंडर्ड का थोड़ा बड़ा मतलब हमने काफी चीजें कंप्लीट कर दी है, थोड़ा बड़ा बेसिक और बचा है, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है? तो अगली क्लास में कराऊंगा, थोड़ा बड़ा बेसिक करके अपन शुरू भी करेंगे 200 से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बहुत कंफर्टेबल। 200 तो बहुत छोटा है, 200 में बहुत चीजें कंप्लीट कर 200 में, ठीक है? 200 पे प्यार से करेंगे, 200 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जल्दी बोलो ऑब्जेक्टिव डब्ल्यूएससी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जल्दी बोलो। हाँ, टू कंसीडर द वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, सही बात। टू रिव्यू, सही बात, द एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, इमर्जिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, और ये देखना कि कहां नए स्टैंडर्ड की जरूरत है, एंड आइडेंटिफाई द एरिया, ठीक है, इन विच द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड। दूसरी बात क्या है जी? दूसरी बात है स्टैंडर्ड्स को बनाना, टू फॉर्मुलेट, शॉर्ट में बोलो कौन सा स्टैंडर्ड बनाना? एसक्यूसी, एसए, एसआरई, एसएई और एसआरएस, अंडर द अथॉरिटी ऑफ आईसीए। अच्छा ये बताओ, गाइडेंस ये स्टैंडर्ड बना के रखना है क्या? नहीं। टू रिव्यू एंड रिवाइज द एसक्यूसी, द एसएस, द एसआरईस, द एसएईस, द एसआरएस, टू एसेस देयर रेलेवेंस, कि क्या वो जरूरी है अब इन द चेंज सर्कमस्टांसेस। चौथा पॉइंट, टू फॉर्मुलेट द गाइडेंस नोट, टू फॉर्मुलेट द गाइडेंस नोट, ठीक है? चलिए और बताइए, गाइडेंस नोट बनाकर उसे ऐसे रख देंगे? नहीं, टू रिव्यू एंड रिवाइज, टू रिव्यू एंड रिवाइज द गाइडेंस नोट। और क्या इशू करेंगे? और इशू करेंगे जी, हाँ सही बात, टू पब्लिश, टू प्रोवाइड, ठीक है, टू फॉर्मुलेट टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स फॉर द ऑडिटर, और टाइम टाइम पे क्लैरिफिकेशन देते रहना तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने में। टू इशू जनरल क्लैरिफिकेशंस, ठीक है जी, जनरल क्लैरिफिकेशंस ऑन इश्यूज रेज्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड, ऑन इश्यूज रेज्ड। आप क्या करोगे, जहां 530 कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज में, वैसे आपने शब्द लिखा भी होगा, अलग कॉपी में कुछ लोगों ने अलग कॉपी नहीं बनाई, तो एक पेज में ऐसे या तो 2 तारीख से पहले लिख सकते हो, और जहां लिख सकते हो, ठीक है? सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट बना दिया हमने, ठीक है? इसमें ठीक है, ठीक है। अरे मेरे को याद है नीरज, पहले ये तो लिखो, बता रहा हूँ मैं, नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, ये आप आखिरी में चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे तो नॉर्मल है, मुझे लगा था हाथी घोड़ा है। अरे आपको अगर पिछले बार नॉर्मल लगे ना, तो अब तो बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, बहुत सिंपलीफाई कर दिया सारा स्टैंडर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन तो बंद करते हैं, आपको पता है, तो चलिए ना हम थोड़ी करते हैं, हम आते हैं यूट्यूब में, तो ये भी ठीक है, ठीक है जी। मौज मस्ती बाहर दो, और क्या लोगों ने होगा बना के रखा है कार, और कैसे का कुछ नहीं सर, कार क्या है? कार तो बहुत ईजी, बढ़िया है, जो जैसा आपको लगे और साथ ही वैसा करो भाई। लोग यथार्थ सुला के मानेगा सबको।
चलो आ जाते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं सुना? मैं तो भोजन 7:30 बजे कर लेता हूँ, पहले तब भी 8 साढ़े 8 होता था, लेकिन इस बैच करंट तो 7:30 बजे तो हो जाना पूरी से। आप तो चलो एक बार आप 7:30 बजे करके देखिए, बच्चे हाँ करके 11 बजे भूख लग जाती है। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसी मस्त नींद आई और सुबह एकदम ऐसा लगा एकदम अपने आप बहुत लाइट फील हो रहा है, सही बता रहा हूँ। बहुत, मेरे को 2 बजे भूख लगती है, जगता क्यों भाई, चौकीदार तो नहीं कहीं। चलो 4 बजे सोता हूँ, तभी उसकी रोटेशन यहाँ क्लास में निकालते हो। नहीं आपको तो खाना ही पड़ता लग रहा है मंजू आंटी। चलिए मैं आपकी क्लास में साथ खा लेता हूँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी सिलीगुड़ी बैठे हो आगे वापस राजस्थान? अरे भाई तुम मजे लो जीवन के। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल शीघ्र ही मुलाकात होगी आपसे, शीघ्र ही मुलाकात होगी।